Good morning, all of you. Today we will discuss about the preparation of alkanes. In the last lecture, we have given a brief introduction about the alkanes, their classification, their nomenclature, and about their physical properties. So now in today's lecture, we will discuss about the preparation of alkanes. जब भी आप किसी भी कंपाउंड की प्रिपरेशन करें, तो आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आप उस पर्टिकुलर कंपाउंड को जितने भी और बचे हुए कंपाउंड उन सभी से प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एल्केन है, अगर हमने एल्केन ले लिया यहाँ पे इथेन, अब हमें इथेन को प्रिपेयर करना है, तो वी कैन प्रिपेयर द इथेन फ्रॉम लोअर इथेन, फ्रॉम हायर इथेन, फ्रॉम इथीन, फ्रॉम इथाइन, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एमीन्स, फ्रॉम एल्डिहाइड, फ्रॉम कीटोन्स एंड सो ऑन। जितने भी कंपाउंड, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स के नाम आपने सुने हैं, आप हर चीज से इस एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर द एल्केन्स, या गिव 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एल्केन्स। तो उस टाइम पे आप सोचने लग जाते हैं कि उसको कहां से प्रिपेयर करें। अब बिल्कुल लोअर कंपाउंड से लेके चले। फॉर एग्जाम्पल हमने लोअर एल्केन लिया, आप देख सकते हैं मीथेन, जिसमें एक ही कार्बन है, जिसको हमें प्रिपेयर करना है वो भी एक एल्केन है, वो हायर एल्केन है क्योंकि उसके अंदर 2 कार्बन है। जो हमने एल्केन लिया एज ए रिएक्टेंट, जो हम लेंगे एज ए सबस्ट्रेट, जो हम लेंगे दैट इज अ मीथेन विच हैज 1 कार्बन एटम, जिसके अंदर एक ही कार्बन है। जिसको हम प्रिपेयर करना चाहते हैं वो इथेन है, जिसके अंदर 2 कार्बन एटम है। तो जिसके अंदर कम कार्बन एटम होते हैं दैट इज कॉल्ड एज द लोअर एल्केन। और जो हमें प्रिपेयर करना है, जो हमारा प्रोडक्ट होगा इथेन, उसके अंदर ज्यादा कार्बन है, सो दैट कॉल्ड द हायर एल्केन। तो अब हम लोअर एल्केन को हायर एल्केन में कन्वर्ट करेंगे। एक बेसिक फैक्ट है जो आप हमेशा से ध्यान रखते आए हैं कि एल्केन के अंदर जब भी आप एक एल्केन को किसी भी और दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करें, चाहे यहाँ पे एक एल्केन को दूसरे में आप एल्केन में कन्वर्ट कर रहे हो, तो सबसे पहला काम होता है कि आप हेलोजिनेशन रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट। तो ये आपके पास जो मीथेन है, इसमें भी आपने हेलोजिनेशन रिएक्शन की सबसे पहले, जो कि एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो कि एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलता है। जो आपके पास Cl2 है, तो Cl और Cl के बीच में जो बॉन्ड है, इसका क्लीवेज होगा। और कैसा क्लीवेज होगा? दैट इज द होमोलाइटिक क्लीवेज। Cl फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। ऐसे ही जो मीथेन है, मीथेन के अंदर जितने भी आपके जो H होंगे, उन सभी का वो लोग क्या होगा, किसी भी एक H का। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं आपके सामने ऐसे शो करूं मीथेन की स्ट्रक्चर ड्रा करके, तो किसी भी एक बॉन्ड का आप होमोलाइटिक क्लीवेज ऐसे शो कर सकते हैं कि होमोलाइटिक देखो क्लीवेज हो जाएगा यहाँ से इस टाइप से। हाफ एरो से मैंने शो किया, ऐसे Cl और Cl के बीच का जो बॉन्ड होगा उसका भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। देखो जब ये होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा तो Cl फ्री रेडिकल बने, H फ्री रेडिकल बन गया, मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। तो जो कार्बन जिसके ऊपर फ्री रेडिकल बन गया है, वो कार्बन क्या करेगा, Cl एक जिसके पास अकेला इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में नया बॉन्ड बन गया। देखो आप बड़े ध्यान से देखें, C और Cl के बीच में देखो मैंने रेड डॉट से भी दिखाया, ब्लू कलर से जो बॉन्ड हमने शो किया, क्लोरोमीथेन अब प्रिपेयर हो गया। क्लोरोमीथेन प्रिपेयर, आप हमेशा ही इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे, जब भी आप एल्केन की रिएक्शन करें तो फर्स्ट स्टेप में हमेशा ही आपको हेलोजिनेशन रिएक्शन करनी है। हमने हेलोजिनेशन रिएक्शन की, सब्स्टिट्यूशन हुआ, H फ्री रेडिकल को रिप्लेस किसने किया? Cl फ्री रेडिकल ने, और क्लोरोमीथेन हमारा इंटरमीडिएट यहाँ पे बन गया। जो क्लोरोमीथेन बना, अब आप देखें, अब कंपेयर करें अपने फाइनल प्रोडक्ट के साथ, आपको दिख रहा है कि उसके अंदर 2 कार्बन एटम है, मींस डबलिंग ऑफ कार्बन एटम होनी है। क्लोरोमीथेन, वहां पे आपको इथेन दिख रहा है, CH3 वहां पे 2 हैं, तो क्या करें, हम 2 मोल्स ले लेंगे CH3Cl के, और रिएक्शन आपकी वुड्स रिएक्शन कहलाएगी। तो सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, 2 मोल यूज होंगे। देखो हमने सेकंड मोल भी लिखा। अब होगा क्या, जो Na है, Na क्या करेगा, देखो Na NaCl को ले जाएगा यहाँ से, Na ऐसे ही दूसरे Cl को भी ले जाएगा यहाँ से। देखो इस टाइप से रिएक्शन में ये दिखाने की जरूरत नहीं होती कि हमने 2Na क्यों नहीं लिखा। ये अंडरस्टूड सी बात, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, 2Na, 2 मोल्स ऑफ Na। तो NaCl निकला, CH3 आपस में कंबाइन कर जाएंगे और फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, इथेन। तो आपने मीथेन को इथेन में जब कन्वर्ट किया तो क्या किया, इन द फर्स्ट स्टेप द हेलोजिनेशन रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट थ्रू द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और उसके बाद आपके क्लोरोमीथेन बन गया। क्लोरोमीथेन को हमने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर वाया वुड्स रिएक्शन। ये वुड्स रिएक्शन है आपकी। तो वुड्स रिएक्शन से फिर आपका क्या बन गया, बोलो यहाँ पे,
इथेन हमने प्रिपेयर कर लिया। WURTZ वुड्स रिएक्शन है ये आपकी। तो ये सबसे पहला मेथड आपने देखा। यहाँ पे दो चीजें क्लियर हो चुकी हैं। देखो हम कहां कहां से प्रिपेयर कर चुके हैं एल्केन को, फ्रॉम द लोअर एल्केन, जैसे मीथेन से हमने इथेन को प्रिपेयर किया। दूसरा मेथड भी अपने आप इसी के अंदर आ गया, जो आपको एग्जाम में पॉइंट नंबर 2 बना के लिखना पड़ जाए, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। क्योंकि जो आपका मीथेन है, जब आपने उसके अंदर हेलोजिनेशन की है तो क्या बना, एल्काइल हैलाइड्स ही तो बने हैं, CH3Cl। तो आप इसको मेथड नंबर 2 भी कह सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 भी आपका यहीं से क्लियर हो जाता है कि आपने एल्काइल हैलाइड लिया, वो भी एक ऐसा एल्काइल हैलाइड लिया जो कि लोअर वन है। लोअर मींस जो आपके पास जो एल्केन आप प्रिपेयर करना चाहते हैं इथेन, उसके अंदर 2 कार्बन है, और जो एल्काइल हैलाइड आपने लिया वो क्लोरोमीथेन लिया जिसके अंदर कम कार्बन है। तो कम कार्बन वाले एल्काइल हैलाइड को हायर एल्केन के अंदर कन्वर्ट करना हो तो आप वुड्स रिएक्शन करते हैं। लेकिन वही एल्काइल हैलाइड जब आपको डबलिंग करनी हो, कार्बन एटम की संख्या बढ़ानी हो, डबल कर देनी हो, बढ़ाने के तो तरीके कोई और भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऊपर ध्यान दें, मान लीजिए आप ये भी तो कह सकते थे कि हमारे पास मान लीजिए मीथेन था। अब ध्यान से देखेंगे स्लाइड के ऊपर, हमने Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट रिएक्शन की, हमारे पास CH3Cl बन गया, देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। फिर कोई आपको ये कह दे कि हमें तो आगे डबलिंग नहीं करनी, हमें कुछ ऐसा एल्केन बनाना है, जैसे मैंने आगे स्ट्रक्चर ड्रा कर दी, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोपेन। तो अब हम क्या करें? तो उस वक्त तो आप वुड्स रिएक्शन नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने आपको बताया, वुड्स रिएक्शन तो सिर्फ डबलिंग करने के काम आती है, कि क्लोरोमीथेन के 2 मोल्स हमने यूज कर लिए। तो अब क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास क्लोरोमीथेन है, आप उसमें देखें, देखो एक ही CH3 है, देखो एक, तो 1 पार्ट तो देखो हमने इसके अंदर ये कॉमन कर दिया, देखो इधर ये 1 पार्ट हमने कॉमन कर दिया CH3। तो अदर जो एल्काइल पार्ट बच गया वो कौन है? वो है CH2 CH3। उसको आप एरो के ऊपर लिख दें ऐसे, CH3 CH2। और एक कॉमन चीज आप ध्यान रखेंगे वो ये कि वुड्स रिएक्शन में आपने देखा था एल्काइल हैलाइड की डबलिंग करनी होती है, 2 मोल्स यूज करने होते हैं रिएक्शन में। यहाँ पर भी हम 2 मोल्स ही यूज करेंगे, देखो हमने यूज कर दिए। CH3Cl को देखो 2 बार लिख दिया। फिर जो रिमेनिंग पार्ट है, जो प्रोपेन फॉर एग्जांपल हमें बनाना है, तो उसमें इथाइल था, इथाइल की भी डबलिंग आप कर दें, देखो CH3CH2 का ट्वाइस। अब उसके बाद जो Cl लगे हुए हैं क्लोरोमीथेन में, उसको कौन लेके जाए? तो एक कंपाउंड तो हम लिख देते हैं Li, दूसरा लिख देते हैं Cu। मींस एक Cl को तो कौन लेके चला जाएगा? LiCl एज ए साइड प्रोडक्ट आपका निकल जाएगा, और दूसरा CuCl आपका निकल जाएगा। तो फाइनली आपका प्रोडक्ट बन गया प्रोपेन। कितने मोल्स बनेंगे इसके? 2 मोल्स बन जाएंगे। और जो रिएक्टेंट, जो रिएजेंट आपने यहाँ पे लिया, उसको कहते हैं लिथियम, Li लिथियम, डाई इथाइल कॉपर। और कॉमनली जब हमें ना पता हो यहाँ पे CH3 CH2 का ट्वाइस, वो तो डिपेंड करता है हमें प्रोडक्ट कौन बनाना था। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट हमें प्रोपेन बनाना है, तो हमें ये लेना पड़ा लिथियम डाई इथाइल कॉपर। अगर हमें कोई और बनाना होता तो अकॉर्डिंगली हम इस वैल्यू को चेंज कर देते हैं। और इन जनरल जब हम इसको लिखें तो कुछ ऐसे लिखते हैं, आर का ट्वाइस LiCu मींस लिथियम डाई एल्काइल कॉपर। और इसे हम गिलमान्स रिएजेंट भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज गिलमान्स रिएजेंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज गिलमान्स रिएजेंट। तो ये चीज हमने आपको साथ की साथ बता दी कि जब भी आप कोई स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं, कौन? आपका एल्केन, और उसको जब किसी भी दूसरे कंपाउंड में आपको कन्वर्ट करना हो, जैसे मैंने अभी आपको देखा कि मीथेन से आपको इथेन बनाना था, तो भी आपने देखा फर्स्ट स्टेप में हमने हेलोजिनेशन की थी, CH3Cl बना। अगर मीथेन को देखो हमने प्रोपेन में बना के दिखाया, तो भी फर्स्ट स्टेप आपकी वही कॉमन रही, हमने हेलोजिनेशन ही की है, तो CH3Cl बना। उसके बाद फर्दर क्या था कि आपको एल्केन कैसा बनाना है? सिमेट्रिकल एल्केन बनाना है। सिमेट्रिकल मींस इसको 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर देखो आप डिवाइड कर सकते हैं इथेन को, एक साइड में CH3 दूसरी साइड में CH3। दूसरा अनसिमेट्रिकल एल्केन आपको बनाना है, जैसे प्रोपेन में दिख रहा है, उसके आप 2 इक्वल पार्ट्स नहीं कर सकते, इसलिए हम प्रोपेन को अनसिमेट्रिकल एल्केन कह रहे हैं, और इथेन को हम कह रहे हैं सिमेट्रिकल एल्केन। तो जब हमें सिमेट्रिकल एल्केन बनाना था, तो क्या किया सेकंड स्टेप में? आपने की वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन की आपने? वुड्स रिएक्शन। सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट किया। लेकिन अगर आपको बनाना था अनसिमेट्रिकल एल्केन, तो आपने क्या डाला? आपने डाला गिलमान्स रिएजेंट, और इस रिएक्शन को आप कहते हैं कोरे हाउस रिएक्शन। जो सेकंड स्टेप है, दैट इज कॉल्ड एज कोरे हाउस रिएक्शन। मींस जब कभी आपको अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना होगा, तो आप क्या करेंगे? आप सेकंड स्टेप के अंदर जो एल्काइल हैलाइड है, उसके अंदर आप करते हैं कोरे हाउस रिएक्शन।
और फिर आप देख लेते हैं कि एल्काइल हैलाइड कौन है, तो उसी बेसिस के ऊपर जो गिलमांस रिएजेंट है उसमें आर की वैल्यू आप फिक्स कर देते हैं और आपका अनसिमेट्रिकल एल्केन आपको मिल जाएगा। सो दैट इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम लोअर एल्केन। तो लोअर एल्केन से हमने हायर एल्केन बनाया, लोअर एल्केन को हमने हायर सिमेट्रिकल एल्केन में बदला, लोअर एल्केन को हमने हायर अनसिमेट्रिकल एल्केन में बदला विद द इंटरमीडिएट एल्काइल हैलाइड, और बीच में इंटरमीडिएट एल्काइल हैलाइड बना। जो एल्काइल हैलाइड बना वो कैसे बना? बाय द हेलोजिनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट। और सेकंड स्टेप में सिमेट्रिकल एल्केन बनाना हो तो बोलो आपने क्या किया सेकंड स्टेप में? वुड्स रिएक्शन। कोई पूछे अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना हो तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कोरेहाउस रिएक्शन। और रिएजेंट कौन सा डालेंगे? गिलमांस रिएजेंट। तो ये अभी आपने देख लिया आपके लोअर एल्केन को हायर एल्केन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलें। अगर हमें एल्कीन से एल्कीन को बनाना हो, इन चीज को हम क्लियर कर देते हैं जो भी हमने लिखा है यहाँ पे। अब हम एल्कीन को कन्वर्ट करेंगे एल्केन के अंदर। तो आप क्या करें, जो भी आपके पास एल्कीन है, एल्कीन तो लोवेस्ट से लोवेस्ट एल्कीन आप कौन सी लेंगे? जिसके अंदर 2 कार्बन हो, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तभी तो आप उसे एल्कीन कहेंगे। तो हमने लोअर एल्कीन, क्योंकि एल्केन कौन है? इथेन, जो हमें प्रिपेयर करना है, तो इसलिए एल्कीन हमने कौन सी ले ली? इथीन हमने ले ली। क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? एक ही तो डिफरेंस दिखाई दिया कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाए और यहाँ पे H लग जाए। तो H लगाने वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं? आप हाइड्रोजनेशन कह सकते हैं, आप उसे रिडक्शन कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप H कैसे दे रहे हैं। इन द फॉर्म ऑफ H2 तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कहलाएगी। अगर आप H देंगे, H कोई ऐसा रिएजेंट डालें कि जिनके रिएक्शन के बाद H प्रोड्यूस हो जाए, तो एडिशन ऑफ H इज कॉल्ड रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ H2 इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। तो आप देखें हमने क्या डाला, बोलो यहाँ पे डिफरेंट वेज दिखाएंगे। अगर मान लीजिए इससे भी सिंपल वे अगर हम ये कर दें कि मान लो आपने HCl डाल दिया, तो HCl डालेंगे तो क्या होगा? एडिशन रिएक्शन, क्योंकि H पॉजिटिव होता है और Cl बोलो क्या होगा आपका? नेगेटिव। तो क्या होगा कहां पे? क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन ही ले रखी है आपने, किसी भी एक कार्बन के ऊपर H ऐड कर दें, किसी दूसरे कार्बन के ऊपर आप Cl ऐड कर देंगे, जिसका जो मैकेनिज्म होता है दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वो किस लिए? क्योंकि जो एल्कीन होती हैं, एल्कीन के अंदर क्या है? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के यहाँ पे क्या है? हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। देयर इज हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और जब हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इन बिटवीन द टू सेम कार्बन एटम, तो अटैक कौन करेगा? कोई पॉजिटिव चीज ही अटैक करेगी। और HCl में H पॉजिटिव जो पहला पार्ट है दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, और जो सेकंड पार्ट है Cl नेगेटिव दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। तो कार्बन कार्बन के बीच जहां पे हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, तो नेगेटिव के ऊपर अटैक कौन करेगा? पॉजिटिव। मींस पहली स्टेप के अंदर जो अटैक होगा, बात चल रही है पहली स्टेप में अटैक की, तो पहली स्टेप में अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। सो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस। दूसरी बात, जब कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है, देखो अब हम एरो कैसे दिखाएं एग्जैक्ट हम बता देते हैं। कार्बन कार्बन के बीच के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स वन ऑफ द कार्बन एटम एंड दे आर डोनेटेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। देखो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल को दे दिए जाएंगे। और इलेक्ट्रोफाइल देखो यहाँ पे कौन है? जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे H पॉजिटिव था, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो किसको दे दिए गए? यहाँ पे H पॉजिटिव को। तो जो पिछला कार्बन एटम है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, मींस कार्बोकेटाइन बन जाएगा। फिर कार्बोकेटाइन के ऊपर कौन अटैक करेगा इन द सेकंड स्टेप? वो Cl नेगेटिव अटैक कर देगा। तो ओवरऑल देखो आपका ये प्रोडक्ट बन गया, एक कार्बन के ऊपर H लग गया, दूसरे कार्बन के ऊपर Cl नेगेटिव ने अटैक किया इन द सेकंड स्टेप। रिएक्शन थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाम क्यों रखा गया इलेक्ट्रोफिलिक, मैंने अभी आपको बताया। फर्स्ट स्टेप में किसने किया अटैक, वही हमें देखना होता है। और वो देखा कि फर्स्ट स्टेप के अंदर तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया था। ऐड तो दोनों को होना है, H पॉजिटिव को भी ऐड होना है जो इलेक्ट्रोफाइलिक पार्ट है, Cl नेगेटिव को भी अटैक करना है यहाँ पे क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। क्योंकि डबल बॉन्ड है तो एडिशन ही रिएक्शन होगी। तो डबल बॉन्ड दिखे तो कैसी रिएक्शन? एडिशन। पहली स्टेप में अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल ने तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अब साथ के साथ ये भी ध्यान रखें कि नेचर ऑफ रिएक्शन कौन सी चली। तो रिएक्शन चली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इस तरह से दोबारा से एल्काइल हैलाइड आपके सामने बन गए। और जो एल्काइल हैलाइड यहाँ पे बने वो सेम कार्बन एटम वाले बन गए। अब क्या करें? देखो जो एल्काइल हैलाइड है, अब हमें एक Cl को हटा के क्या लगाना है? H। तो सिंपल रिडक्शन करेंगे हम। तो जिंक HCl हमने डाला, तो क्या होगा जिंक HCl डालने से? ZnCl2 बन गया आपका। ZnCl2 प्लस में क्या निकले? H। H मीन्स नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन मीन्स एटॉमिक हाइड्रोजन जो आपकी निकली है, जो रिएक्टिव हाइड्रोजन है ये आपकी प्रोड्यूस हुई।
यहाँ पे कितने होंगे, अगर बैलेंस करके लिखें तो 2HCl यूज किया तो 2H हो गई। एक H क्या करेगा, एक H तो देखो यहाँ से जब क्लीवेज हुई एक HCl को लेके चला जाएगा, एक H कार्बन के ऊपर लग जाएगा, तो साइड प्रोडक्ट क्या निकला दोबारा से HCl, और इस टाइप से आपके एल्केन मींस इथेन आपका प्रोड्यूस हो गया। तो इस टाइप से आपने इथीन को किस में कन्वर्ट किया, इथेन के अंदर। तो पहली स्टेप में आपने क्या ऐड किया, HCl बाय द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ जिंक ऑब्लिक में HCl, जो कि रिडक्शन हुई, वहां पे एडिशन ऑफ H हुआ, और इस टाइप से फाइनली हमें क्या मिल गए, इथेन। हम इथीन को इथेन में और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हैं, आप हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं, एडिशन ऑफ H2 मींस H2 ओब्लिक में Ni इन एट टेम्परेचर ऑफ 573 टू 673 केल्विन। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हुई क्योंकि हम एडिशन ऑफ H2 कर रहे हैं यहाँ पे, तो एडिशन ऑफ H2 करें तो हाइड्रोजनेशन, और जैसे आपने एल्काइल हैलाइड में देखा था एडिशन ऑफ H किया था हमने, Cl हटा H लगा, तो वो रिडक्शन प्रोसेस थी। Zn ओब्लिक में HCl जो हमने डाला था एल्काइल हैलाइड में क्लोरोइथेन में, वो कैसी रिएक्शन थी, रिडक्शन। और यहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, H2 इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, क्योंकि इथीन क्या है, इथीन इज ए गैस, आपकी H2 क्या है, H2 इज ए गैस, गैस गैस के बीच रिएक्शन होना इजी नहीं है, तो इसीलिए हमें कैटलिस्ट चाहिए। जो निकिल है, देखो निकिल, निकिल का देखो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, ऐसे सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा, और इसके सरफेस एरिया के ऊपर कौन आके बैठ जाएगा, देखो ऐसे यहाँ पे आके बैठ जाएंगे, देखो इथीन मोलिक्यूल, देखो ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस टाइप से। जो क्योंकि ये निकिल का हमने सरफेस दिखाया, निकिल के पास वैकेंडी ऑर्बिटल, ये पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इंटरेक्शन होगी, इथीन मॉलिक्यूल यहाँ पे स्टिक हो गए ऑन देयर सरफेस। उसके बाद बोलो कौन आएगा, इसी टाइप से H2 आएगा, देखो H2, H सिंगल बॉन्ड H, ये भी कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर बैठ गए। नाउ दीज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नाउ कम क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के नजदीक आएंगे, इथीन और H2, एंड नाउ द इफेक्टिव कोलिजन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द आपके केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग रिएक्शन कब चलती है, व्हेन द इफेक्टिव कोलिजन टेक्स प्लेस बिटवीन दीज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। लेकिन इनके बीच इफेक्टिव कोलिजन के साथ साथ कुछ ना कुछ एनर्जी भी इनमें होनी चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर, ताकि ये बहुत अच्छे से आपस में टकराएं। इसीलिए हमने टेम्परेचर भी दिया 573 टू 673 केल्विन, ताकि इनको कुछ एनर्जी मिल जाए। एनर्जी कितनी मिल जाए, जिसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो ध्यान से, इधर डायग्राम में आपके सामने ये एनर्जी लेवल डायग्राम देखो मैं बना रहा हूं, यहाँ पे हमने एनर्जी दिखाई इस एक्सिस के ऊपर, और यहाँ पे हम शो कर रहे हैं यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। शुरू में आपके पास क्या थे, ये रिएक्टेंट थे, बोलो रिएक्टेंट कौन है, देखो एक तो आपके पास इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, प्लस में सेकंड वन कौन है, देखो H2 है। इनकी ये कुछ एनर्जी है जिसे आप कहते हैं एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, लेकिन ये एनर्जी का बैरियर है, देखो ये एनर्जी का बैरियर क्या है, ये एनर्जी का बैरियर। अब इनके बीच में रिएक्शन कैसे हो, रिएक्शन तो इनके बीच में तब होगी जब इनके पास कुछ एनर्जी आ जाए, इनमें कोलिजन हो जाए इफेक्टिव। इफेक्टिव कोलिजन करवाने का काम तो देखो कैटलिस्ट ने कर दिया, हमने निकिल डाला, जो कैटलिस्ट है इट प्रोवाइड्स द सरफेस एरिया, जो निकिल जो कैटलिस्ट का काम करेगा इट प्रोवाइड्स द सरफेस एरिया, जिसके ऊपर दिस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कम एंड सिट एंड नाउ कम क्लोजर टू ईच अदर, नाउ दे मस्ट कोलाइड इफेक्टिवली एफिशिएंटली विद सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी कहां से आए, वो हम बाहर से देंगे, हीटिंग के थ्रू देंगे। देखो ये एनर्जी बढ़ गई, समय के साथ साथ देखो एनर्जी बढ़ गई। जब इतनी एनर्जी हो जाती है, जो हमने एनर्जी बैरियर कहा, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज टेकन फ्रॉम आउटसाइड बाय हीटिंग, दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद क्या हुआ, इनके बीच रिएक्शन चली और फिर आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो ये हमने प्रोडक्ट बनते हुए दिखा दिया, दैट इज द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। आपके फाइनली समय के साथ साथ हमने लिखा है नीचे, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन का मतलब होता है टाइम। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे प्रोग्रेस होती है, वैसे वैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। तो हमें जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से मिली, एक्टिवेशन एनर्जी, और ये जो टोटल एनर्जी हो गई देखो ऊपर से नीचे तक, दैट कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी। So that is the minimum amount of energy which is required to cause the effective collision to convert the reactant into product. रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस थ्रेशोल्ड एनर्जी का कुछ पार्ट जिसे हम कहते हैं एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, वो तो रिएक्टेंट के पास थी, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी जिसे हमने कहा ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये कहां से आई, ये लेनी पड़ी हमें बाहर से, थ्रू हीटिंग हमने दी। तो इस टाइप से आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो जो आपका इथीन था, जब हमने उसको इथेन में कन्वर्ट किया, H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni, दोनों गैसियस मॉलिक्यूल रिएक्टेंट थे, इसलिए उन दोनों को नजदीक लाने के लिए कैटलिस्ट डाला, निकिल, जो कि कैटलिस्ट का काम है। कैटलिस्ट की अमाउंट पे चेंज नहीं आता, शुरू से आखिर तक कैटलिस्ट तो ऐसा बचा रहेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन द अमाउंट ऑफ द कैटलिस्ट रिमेन सेम, ये कंज्यूम नहीं होता।
ये सिर्फ एक ऑल्टरनेट पाथवे देता है, इट चेंजेस द पाथवे ऑफ द रिएक्शन। जो रिएक्शन अगर हम कैटलिस्ट नहीं डालते तो क्या पता कितने सारे आवर्स लग जाते, कितने घंटे लग जाते इस रिएक्शन को पूरा होने में। तो उस रिएक्शन को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, कम समय में पूरा करवा दिया। ऐसा सब्सटेंस जो अपनी अमाउंट में भी चेंज ना आने दे, रिएक्शन को फास्ट करवा दिया, उसके पाथवे को बदल दिया, उससे कहते हैं कैटलिस्ट। मींस पॉजिटिव कैटलिस्ट, जिसने इंक्रीज कर दिया रिएक्शन की रफ्तार को, विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग, कॉल्ड एज द कैटलिस्ट, एंड द हेयर द पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो इस टाइप से आपने देखा कि हमने इथीन को किस में कन्वर्ट कर दिया, इथेन के अंदर। और ये थे इसके पीछे के बेसिक फैक्ट के रिएक्शन आखिर चली कैसे। तो ये हमने सेकंड नेक्स्ट वे देख लिया कि आप इथीन को जब कन्वर्ट करते हैं इथेन के अंदर तो ये डिफरेंट वे हो सकते हैं इसको कन्वर्ट करने के। आप HCl डाले तो क्लोरोइथेन बन गया, उसके अंदर आपने रिडक्शन करवा दी जिंक HCl डाल के तो भी आपका इथेन बन गया। या इथेन के अंदर डायरेक्ट आप हाइड्रोजनेशन कर दें H2/Na, या प्लेटिनम डाल सकते हैं आप निकिल की बजाय कैटलिस्ट एट ए टेम्परेचर ऑफ 573 to 673 केल्विन। रिएक्शन कहलाती है सेबेटियर-सेंड्रन्स रिएक्शन, SABATIER, सेबेटियर सेंड्रन्स रिएक्शन, सेबेटियर-सेंड्रन्स रिएक्शन इस रिएक्शन का नाम है। तो जब कभी भी आप एल्कीन को एल्केन में बदलें बाय hydrogenation method, by adding the H2 gas in presence of the catalyst like the nickel, platinum, palladium at a temperature of 573 to 673 Kelvin, reaction called as the Sabatier-Sandrens reaction. इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अगर हमारे पास एल्काइन हो तो हम क्या करें। एल्काइन को भी एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही सिंपल मेथड, एल्काइन जैसे इथाइन हमने ली, इथाइन को इथेन में कन्वर्ट करना हो, एक तो आप सेबेटियर-सेंड्रन्स रिएक्शन ही यूज कर सकते हैं। मींस H2/Na, आपके जो मल्टीपल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और आपके वहां पे H ऐड हो जाएंगे जाके, और इस टाइप से इथाइन को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, इथेन के अंदर। या दूसरा तरीका क्या है जिसमें हम थोड़ा बैकग्राउंड यूज कर लें कि अगर हमें ऑल्टरनेट पाथवे यूज करना पड़ जाए, मींस पहले हम इथाइन को कन्वर्ट करना चाहते हैं इथीन में, मींस इसे कहते हैं सिलेक्टिव रिडक्शन। मींस ट्रिपल बॉन्ड को हमें सिर्फ डबल बॉन्ड तक ही रिड्यूस करना है, सिर्फ इतना ही रिड्यूस करना है कि इथाइन किस में कन्वर्ट हो जाए, इथीन के अंदर। तो क्या करें, दीज आर सम स्पेसिफिक रिएजेंट्स। मींस पैलेडियम ओब्लिक में BSO4 ओब्लिक में सल्फर डालेंगे या क्यूनोलिन ले लेंगे। सल्फर या क्यूनोलिन, दीज आर दी पॉइजनिंग एजेंट, ये पॉइजनिंग एजेंट का काम करते हैं। दे रिड्यूसेस द रिएक्टिविटी, ये जो आपका पैलेडियम है उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देंगे। यहाँ पे हमें रिडक्शन कंप्लीट नहीं करवानी, हमें पार्शियल रिडक्शन करवानी है। पार्शियल रिडक्शन मींस ट्रिपल बॉन्ड को सिर्फ डबल बॉन्ड में ही कन्वर्ट करना है। ट्रिपल बॉन्ड मींस इथाइन को इथीन में कन्वर्ट करना है, इथेन तक नहीं लेके जाना। तो रिएक्शन को यहीं पे रोकना हो, इथीन स्टेज के ऊपर पार्शियल रिडक्शन करनी हो तो क्या करें, पार्शियल रिडक्शन करनी हो तो आप पैलेडियम ओब्लिक में BSO4 ओब्लिक में सल्फर या क्यूनोलिन डालेंगे। सल्फर या क्यूनोलिन यहाँ पे पॉइजनिंग एजेंट का काम करते हैं। सल्फर या क्यूनोलिन यहाँ पे पैलेडियम की रिएक्टिविटी को रिड्यूस करने का काम करते हैं और इसलिए रिएक्शन रुक जाएगी आपकी एल्कीन स्टेज के ऊपर। या फिर आप सोडियम ओब्लिक में अमोनिया डाल सकते हैं, सोडियम ओब्लिक में लिक्विड अमोनिया। अगर आप ये डालेंगे तो भी आपकी पार्शियल रिडक्शन ही होगी, रिएक्शन आपकी रुक जाएगी। कौन सी स्टेज के ऊपर, आपकी एल्कीन स्टेज के ऊपर। दोनों का मैकेनिज्म अलग अलग होगा, दोनों के दौरान जो आपकी फर्दर एल्कीन बनेंगी वो अलग अलग बनेंगी। ये तो हमने सिमेट्रिकल एल्काइन ले रखा है, आगे प्रोडक्ट भी सिमेट्रिकल एल्कीन ही बनेगी थीन। अगर हमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन बनानी हो किसी अनसिमेट्रिकल एल्काइन से तो फिर हम क्या करें। या आपके पास कोई एल्काइन हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्यूटाइन होती, ब्यूटाइन, ब्यूट-टूआइन, और फिर उसको एल्कीन में कन्वर्ट करना होता ब्यूट-टूइन में, तो वो सिस ब्यूट-टूइन भी बन सकती है, वो ट्रांस-2-ब्यूटीन भी बन सकती है। वो डिपेंड करता है आउट ऑफ दीज टू रिएजेंट कि हमने कौन सा यूज किया। हमने पैलेडियम BSO4 वाला यूज किया है या सोडियम ओब्लिक में लिक्विड अमोनिया वाला यूज किया है। ये अलग से हम आपको एल्कीन वाले और एल्काइन वाले पार्ट के अंदर पढ़ाते हैं। तो ये आपने देखा कि एल्काइन को आप डायरेक्ट एल्केन में ना कन्वर्ट करना चाहें तो थ्रू एल्कीन भी कर सकते हैं, और ये रिएजेंट आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। या डायरेक्ट मैंने अभी बताया ही था, देखो हमने फिर से लिख दिया H2/Na एट ए टेम्परेचर ऑफ 573 to 673 केल्विन, और रिएक्शन आपकी कहलाती है वही सेबेटियर-सेंड्रन्स रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट रिएजेंट जो हम रिएक्टेंट लेंगे, सबस्ट्रेट लेंगे, दैट इज द अल्कोहल, मींस इथेनॉल हम ले लें। हमारा टॉपिक चला हुआ है कि हाउ कैन वी प्रिपेयर द एल्केन्स फ्रॉम डिफरेंट सबस्ट्रेट। वो सबस्ट्रेट क्या क्या हो सकते हैं आपने देखा, वो आपका लोअर एल्केन हो सकता है। आपने मीथेन को किस में कन्वर्ट किया, इथेन के अंदर। साइमल्टेनियसली
हमने यहाँ पे मीथेन को इथेन में कन्वर्ट किया तो सिमेट्रिकल एल्केन था। हमने मीथेन को अनसिमेट्रिकल एल्केन में भी आपको कन्वर्ट करना सिखाया। साथ के साथ हमने देखा सेकंड वे एल्काइल हैलाइड से कन्वर्ट करना। तो एल्काइल हैलाइड भी दो टाइप के हो सकते हैं, लोअर एल्काइल हैलाइड भी हो सकता है। जैसे आपने क्लोरोमीथेन को इथेन में किया तो वुड्स रिएक्शन, और क्लोरोइथेन को इथेन में कन्वर्ट किया तो सिंपल रिडक्शन, जिंक ऑब्लिक HCl आपने डाला। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा एल्कीन से कैसे कन्वर्ट करें। तो एल्कीन को आपने एल्केन में कैसे कन्वर्ट किया, पहले तो आपने HCl डाला, क्लोरोइथेन फॉलोड बाय रिडक्शन, या डायरेक्ट आपने सेवेटियर-सेंटन्स रिएक्शन को यूज किया H2 ऑब्लिक में Ni एट ए टेम्परेचर ऑफ 573 to 673। नेक्स्ट हमने देखा एल्काइन को कैसे कन्वर्ट करें, या तो सेवेटियर-सेंटन्स रिएक्शन, या पहले आपने एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग दीज रिएजेंट जिन्होंने पार्शियल रिडक्शन करवाई। उसके बाद अब हम लेते हैं अल्कोहल। अल्कोहल में भी आपको दिख रहा है जब हमें कन्वर्ट करना हो अल्कोहल को एल्केन में तो इसके भी डिफरेंट पाथवे हो सकते हैं। आप अल्कोहल को पहले एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्कोहल को पहले आप एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्कोहल को आप डायरेक्ट एल्केन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। मान लीजिए हमें डायरेक्ट कन्वर्ट करना हो तो आप क्या डालेंगे, HI ऑब्लिक रेड फास्फोरस। आप HI ऑब्लिक में रेड फास्फोरस अगर आप डाल देते हैं और हीट कर दें तो आपका OH हटेगा और क्या लगेगा, H। आपको इस टाइप से अपनी प्रैक्टिस मेंटेन रखनी है। आपसे हम पूछें कि कोई अल्कोहल है उसके अंदर OH को हटा के H लगाना है, बोलो क्या डालें, आप बोलेंगे डायरेक्ट HI ऑब्लिक रेड फास्फोरस। हम आपको ये कहें जैसे क्लोरोइथेन को इथेन में बदला, Cl हटा के H लगाना है, बोलो कौन सा रिएजेंट डालेंगे, आप एकदम जवाब देंगे Zn ऑब्लिक में HCl डाल के हम हीट कर देंगे। तो इस टाइप से आपको चीजों को रखना है ध्यान। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैंने अभी बताया कि आप OH हटा के क्या लगा दें, Cl। तो उसके लिए काफी सारे रिएजेंट होते हैं। OH को हटा के Cl, एक तो मेन नेम रिएक्शन है आपकी ग्रूव्स रिएक्शन जिसे आप कहते हैं, दैट इज द ग्रूव्स रिएक्शन, GROOVES ग्रूव्स रिएक्शन, जिसमें आप क्या डालते हैं, आप डालते हैं HCl और इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एनहाइड्रस। ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड क्या करेगा, जो यहाँ पे जब रिएक्शन चलेगी OH अल्कोहल का और यहाँ से H निकलेगा वाटर, इस वाटर को ये एब्जॉर्ब करेगा और मेक द रिएक्शन मोर फॉरवर्ड। जो भी वाटर बनता चला जाएगा उस बने हुए वाटर को एब्जॉर्ब करेगा जिंक क्लोराइड और मेक द रिएक्शन मोर फॉरवर्ड। एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जिंक क्लोराइड, what is the function of anhydrous zinc chloride in the Groves reaction during the conversion of alcohol into the alkyl halide। तो अब क्या कहते हैं, the anhydrous zinc chloride क्या करता है, absorbs the water formed during the reaction and makes the reaction more forward। तो इस टाइप से आप इस चीज का ध्यान रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वे क्या हो सकता है, नेक्स्ट वे हो सकता है कि आप अल्कोहल को पहले किस में कन्वर्ट करें, एल्कीन में। तो जब आपने अभी देखा कि OH को हटा के Cl लगाया, फर्दर वाला पार्ट तो आप जानते हैं अल्काइल हैलाइड के बाद Zn ऑब्लिक HCl डालेंगे, एल्कीन बन जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखना चाहेंगे कि एल्कीन में कैसे कन्वर्ट करें। मींस डिहाइड्रेशन रिएक्शन आपको साफ साफ दिख रही है कि कार्बन के ऊपर से OH हटेगा और उसके एडजेसेंट नेबरिंग कार्बन एटम के ऊपर से बोलो क्या हटा देंगे, यहाँ से एक H, क्या हटा देंगे इसके ऊपर से एक H, तो वाटर लॉस होगा। तो वाटर को कौन एब्जॉर्ब करे, आप एसिड डाल देते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 इन ए वेरी स्मॉल अमाउंट व्हिच एक्ट एज द कैटलिस्ट हियर एट ए टेम्परेचर ऑफ 443। टेम्परेचर आप जरूर ध्यान रखेंगे, अगर आपने टेम्परेचर कर दिया 413 तो देखो साइड में हम आपको ये रिएक्शन दिखा रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमने इथेनॉल लिखा, देखो CH3CH2OH। अगर हम टेम्परेचर कम कर देंगे, दीज अल्कोहल मॉलिक्यूल विल कम क्लोजर टू ईच अदर एट ए टेम्परेचर ऑफ 413। अगर हम कैटलिस्ट डाल के और 413 टेम्परेचर कर देंगे, दीज अल्कोहल मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू ईच अदर एंड द डिहाइड्रेशन रिएक्शन नाउ टेक्स प्लेस इन बिटवीन दीज अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। मींस इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी और जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है हमारे एल्कीन नहीं बल्कि हमारे जो प्रोडक्ट बन गए, देखो यहाँ पे O और इधर से बोलो कौन बचा था, ये CH2CH3। जब पुराने बॉन्ड टूट जाए और नए बॉन्ड बन जाए उसी को रिएक्शन कहते हैं। तो देखो ये नया बॉन्ड बन गया एंड द प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड हियर इज द ईथर। आपके यहाँ पे ईथर बन गया, इथोक्सी इथेन बन गए। टेम्परेचर कितने पे, 413 केल्विन पे। तो आप ध्यान रखेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवानी है मोलिक्यूल के अंदर ही अंदर से, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन करवानी है, मींस इथेनॉल के अंदर से ही वाटर निकलवाना है, तो टेम्परेचर आपको रखना पड़ेगा 443 केल्विन। तभी आपकी इथीन बनेगी, तभी आपकी क्या बनेगी, इथीन। या आप एल्यूमिना ले सकते हैं Al2O3 एट ए टेम्परेचर ऑफ 633 केल्विन, 673 केल्विन तक आप टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं, तो भी ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। और एल्कीन के आगे का पाथ हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एल्कीन के अंदर HCl डालें, क्लोरोइथेन, और फिर बाद में जिंक HCl डाल के रिडक्शन करवाएं और इथेन आपको मिल जाएगा। तो ये आपने नेक्स्ट पाथवे देखा कि आप कैसे किस तरीके से अल्कोहल को
एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एमीन। अगर आपके पास एमीन्स हो, अगर आपके पास एमीन हो, जैसे हमने इथेन एमीन ले लिया यहाँ पे, तो अब क्या करें? जो इथेन एमीन है आपके पास, पहले आप इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करें अल्कोहल में कन्वर्ट? आप साफ साफ देखें, आपको कई बार सिखाया जा चुका है। देखो एन के नीचे अगर मैं एन लिख दूं, H2 के नीचे मैं O लिख दूं, तो N डबल बॉन्ड O, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। अब इधर हमें क्या लगाना है बोलो? इसके ऊपर हमें इसके ऊपर लगाना है OH, क्योंकि NH2 को हटा के पहले हमें क्या लगाना होता है? OH। तो हमने क्या किया? HNO2 डाल देंगे हम रिएजेंट, तो क्या होगा? यहां से देखो ये H2O निकल जाएगा और ये N2N2 मिलके नाइट्रोजन गैस और OH जा लगा वहां पे, तो एल्कोहल बन गए। मीन्स क्या डाला आपने? आपने डाला HNO2। HNO2 कहां से मिला? HNO2 हमें मिलता है देखो इस रिएजेंट से, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस में अगर HCl, अगर हम इन दोनों चीजों को मिला दें तो फिर क्या होता है? Na पॉजिटिव, इधर Cl नेगेटिव, NaCl निकल गया और साथ के साथ बोलो क्या बन गया आपका? HNO2। तो इस टाइप से ये HNO2 यहाँ पे बन जाता है। तो इस टाइप से HNO2 हम डायरेक्ट नहीं डालते, उसको रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हमें बनाना पड़ता है। मींस जब भी हमें जरूरत होती है हम NaNO2 और HCl को इक्विमोलर रेशो में ऐड कर देते हैं और उसके बाद हमें NaCl प्लस HNO2 बनता है। HNO2 यहाँ पे यूज हो जाता है। मींस हमने क्या डाला? HNO2। लिखते वक्त हम HNO2 लिख देते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो HNO2 है वो कैसे बनता है? जैसे अभी आपको यहाँ पे बताया गया, NaNO2 लिख में HCl। तो देखो नाइट्रोजन गैस निकल गई, वाटर निकल गया, आपका NH2 ग्रुप हटा, OH लगा। तो अब आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ऐसे ही कभी आपसे पूछें कि NH2 ग्रुप को हटाना है, OH लगाना है, तो आप क्या लिखेंगे? आप बोल सकते हैं HNO2 डाल दें, या आप कह सकते हैं NaNO2 ओब्लिक में HCl आप डाल दें, तो NH2 ग्रुप हटेगा और OH लगेगा। तो इस टाइप से आपको चीजों को रखना है ध्यान। अब एल्कोहल बनने के बाद एल्कोहल को फर्दर एल्केन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको पहले ही बताया जा चुका होता है। नेक्स्ट, जैसे ये मैंने आपको देखो दोबारा से ऊपर दिखाया कैसे किया हमने। HNO2 की देखो स्ट्रक्चर बनाई, किस टाइप से वाटर आपका निकल जाएगा। फिर अगर हमारे पास नाइट्रो इथेन हो तो क्या करें? सिंपल, आपको दिख रहा है यहाँ पे नाइट्रो इथेन NO2 NH2 में क्या है डिफरेंस? O को हटाएं, H लगाएं, तो आपके एमीन्स बन जाएंगे। मींस नाइट्रो इथेन को पहले आपको किस में कन्वर्ट करना होगा? आपके एमीन्स के अंदर। कैसे करें? O हटा के H लगाने की प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। तो आपने वही किया, H2 ओब्लिक में Ni, H2 डालें तो हाइड्रोजनेशन। अगर आप कोई दूसरा रिएजेंट डाल देते, जैसे Zn ओब्लिक में HCl डाल देते, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप डाल देते, तो आपके O हटेगा और क्या लगेंगे? H। और इस टाइप से हम क्या प्रिपेयर कर पाएंगे? नाइट्रो जो कंपाउंड है उसको किस में कन्वर्ट कर पाएंगे? एमीन्स के अंदर। और एमीन्स को फर्दर कन्वर्ट करना पहले हम आपको बता ही चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नीचे देखें आप, एल्डिहाइड हमने ले लिया, इथेनॉल हमने लिया। अब इथेनॉल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? एल्केन के अंदर। सिंपल दिख रहा है आपको यहाँ पे भी कि O को हटा दें और H लगा दें, प्रोसेस कहलाती है उसी टाइप से रिडक्शन। क्या कहलाती है आपकी? रिडक्शन। या आप इसको पहले अल्कोहल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं पार्शियल रिडक्शन करके। तो देखो हम क्या करेंगे, हमने ये सिंपल रिडक्शन कर दी, वही रिएजेंट डाला जो हमने अल्कोहल को जब एल्केन में कन्वर्ट किया था। तो क्या डाला था बोलो? HI ओब्लिक रेड फास्फोरस। सेम रिएजेंट हमने यहाँ पे यूज किया, HI ओब्लिक रेड फास्फोरस, और हीट कर दें, आपके O हटेंगे और क्या लगेंगे? H। आपके इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके एल्केन के अंदर। मींस इथेनॉल को आपने इथेन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हम लेते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, लेफ्ट टॉप के ऊपर आप देखें हमने लिखा है प्रोपेनोइक एसिड। बोलो कौन सा लिख दिया? प्रोपेनोइक एसिड। आपको बनाना इथेन है, रिएक्टेंट हमने ले लिया प्रोपेनोइक एसिड, जिसके अंदर एक कार्बन ज्यादा है। मींस एक कार्बन जो ज्यादा है वो किसकी फॉर्म में? यहाँ पे COOH की फॉर्म में। तो वहां से हम डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे। तो डी कार्बोक्सिलेशन कैसे करें? क्योंकि वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड है वो। तो एसिड में क्या डालें? एसिड में आप डाल देंगे बेस। बेस कौन? जैसे NaOH। तो NaOH जब आप डालेंगे तो NaOH के अंदर बोलो क्या है? Na पॉजिटिव है और OH बोलो क्या आपका? नेगेटिव। तो क्या रिएक्शन चली? बड़ी सिंपल रिएक्शन। यहां से देखो H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव, देखो वाटर निकल गया यहां से, और O नेगेटिव Na पॉजिटिव में सोल्ट बन गया। CaO क्या करता है? इनको फ्यूज करने का काम करता है। NaOH और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में इजीली रिएक्शन करवाने का काम करता है, ये फ्यूजन करवाने का काम करता है। तो आपके क्या बन गया बोलो? सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड बन गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड बन गया। फर्दर हम NaOH जो हमने डाला था दोबारा से वही डाला। अब क्या निकला बोलो? यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है Na2CO3। देखो इस टाइप से Na2CO3। बोलो क्या बच गया? यहाँ से H वहां पे ऐड हो गया और बोलो क्या बन गया आपका? इथेन। सोडियम कार्बोनेट यहाँ से साइड प्रोडक्ट निकल गया। तो ये तो हमने बताया स्टेप बाय स्टेप। और डायरेक्ट आप पेपर में ऐसे भी लिख देते हैं कि प्रोपेनोइक एसिड को सीधा कन्वर्ट करना हो इथेन में, तो आप क्या लिख देंगे? सिर्फ यही एक चीज, NaOH ओब्लिक में CO डाल दो और हीट कर दो। कभी कोई आपसे पूछे COOH को हटाना है, H लगाना है,
यही तो हुआ है। अब ध्यान से देखें प्रोपेनोइक एसिड की स्ट्रक्चर को, इथेन की स्ट्रक्चर को, ऐसा लगता है ना कि COOH को हटा दिया और H लगा दिया। तो वही हम आपसे पूछ रहे हैं, कभी आपसे कोई पूछे कि COOH ग्रुप को हटाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को हटाना है और H लगाना है, तो क्या डालें? एसिडिक ग्रुप को हटाने के लिए बेस डाल दें NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO और हीट कर दें, तो आपके एल्केन्स बन जाएंगे यहाँ पे। और ये हमने स्टेप बाय स्टेप बताया। कई बार जो क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड आउट ABC ऐसे करके, A कौन B कौन, तो इंटरमीडिएट चीजें भी पूछ लेते हैं। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर जब आपने NaOHCO डाला तो फर्स्ट स्टेप के अंदर तो सोल्ट बनता है, सेकंड स्टेप के अंदर फर्दर रिएक्शन चली तो साइड प्रोडक्ट बोलो कौन निकल जाता है? यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, देखो निकल गया, Na2CO3 आपका यहाँ पे निकल गया। तो इस स्टेप से आपने हायर जो कार्बोक्सिलिक एसिड थे जिसमें कार्बन एटम की संख्या 3 थी और जिस एल्केन में कन्वर्ट करना था उसमें कार्बन 2 थे, तो इसलिए हमने डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की। अगर हमारे पास एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड हो, जैसे अभी हमने लिया, देखो नीचे लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में इथेनोइक एसिड, जिसमें कार्बन एटम की संख्या बिल्कुल सेम है, तो क्या करें? एक प्रोसीजर तो बिल्कुल यही हो सकता है। और देखो साथ के साथ एक चीज और देख लो, ये जो हमने अभी आपको सिखाया, जो इथेनॉल था उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं आप? इथेन के अंदर। कैसे? सिंपली बाय रिडक्शन। रिडक्शन बोलो हमने कौन सी ली थी? HI- में रेड फास्फोरस, और आपने हीट कर दिया था। एक चीज और बता दें आपको यहाँ पे साथ के साथ, यहाँ पे 2 रिएजेंट और भी हैं। जो आपके जो एल्डिहाइड था, जो इथेनॉल था जिसको आप इथेन में कन्वर्ट कर रहे थे, 2 रिएजेंट और भी हैं, बोलो वो कौन कौन है? आउट ऑफ दीज वन इज द वुल्फ किशनर रिडक्शन। देखो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूं, आप नोट डाउन कर लेंगे सभी। वन इज द वुल्फ किशनर रिडक्शन, जिसमें आप लेते हैं हाइड्रोजन मींस NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 इन बेसिक मीडियम, वुल्फ किशनर रिडक्शन। ये रिड्यूसिंग एजेंट भी ऐसा है जो क्या करेगा, जो आपके एल्डिहाइड में जितने भी O हैं, इन O को देखो यहां से हटाएगा और यहाँ पे देखो ऊपर क्या लगे? H, तो क्या निकल गया? वाटर। जितने बॉन्ड टूटे उतने ही H नीचे भी लगे, बोलो क्या बन गया? आपके H लगने से वो इथेन बन गया। तो वुल्फ किशन रिडक्शन भी आप यूज कर सकते हैं। मींस हाइड्रोजन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 को हाइड्रोजन बोलते हैं, KOH मींस इन बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में रिडक्शन करनी हो तो आप क्या डालेंगे? वुल्फ किशन रिडक्शन आप करेंगे। या दूसरी आपके पास है क्लीमेंशन रिडक्शन, CLEMMENSON अपोस्ट्रोफी S, क्लीमेंशन रिडक्शन। इसमें आप यूज करते हैं जिंक एमेलगम ZnHg में HCl। ये भी सेम फंक्शन करता है रिएजेंट। मरकरी के लिए Hg के लिए एमेलगम वर्ड यूज करते हैं, तो इसलिए हमने इसको बोला था जिंक एमेलगम। जिंक के साथ मरकरी है, जिंक एमेलगम में HCl मींस एसिडिक मीडियम। तो 3 रिएजेंट है आपके पास यहाँ पे। जब आपको इथेनॉल को किस में कन्वर्ट करना था? इथेन में। कोई भी एक आप लिख सकते हैं। आप HI- रेड फास्फोरस हीट कर दें, वो भी बिल्कुल ठीक है। वुल्फ किशन रिडक्शन कर दें, वो भी ठीक है। क्लीमेंशन रिडक्शन कर दें, ये भी ठीक है। या ये तो हो गई सिंगल स्टेप के अंदर कि आपने क्या किया, इथेनॉल को सीधा इथेन में कन्वर्ट कर दिया बाय द रिडक्शन। या आप देखो जो भी हम बता रहे नीचे, ऑक्सीडेशन कर दें। ऑक्सीडेशन करेंगे आपके इथेनॉल की, तो बोलो क्या होगा? आपके एल्डिहाइड्स के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो ये वीक बॉन्ड होता है, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो CH बॉन्ड है, इट इज ए वीक बॉन्ड। ये एक वीक बॉन्ड होता है, जो कि कीटोन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि वहां पे कार्बन आके लग जाता है, दैट इज ए वीक बॉन्ड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे O एंटर कर गया, तो बोलो क्या बन गया? CH3COOH। ध्यान से देखे यहाँ पे OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो बने सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले हैं, तो अब क्या करें हम? अब कैसे करें इसको फर्दर अब कन्वर्ट? किसके अंदर? इथेन के अंदर। तो एक तो सिंपल वही काम जो आपको बताया गया था, HI- रेड फास्फोरस डाल दें तो भी आपके डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं, आप इसमें बेस डालें। जैसे ऊपर भी हमने प्रोपेनोइक एसिड के अंदर डाला था, तो बेस डालेंगे तो क्या होगा? Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, तो क्या निकला बोलो? यहाँ से OH नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव, वाटर निकल गया, सोल्ट बन जाएगा। यहाँ पे देखो ये सोल्ट बन गया। तो ये जो सोल्ट बन गया यहाँ से, अब इस सोल्ट को अब हम क्या करें? अब कैसे कन्वर्ट करें हम इसको इथेन के अंदर? तो एक बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। आप करंट पास कर दें इसमें। देखो करंट पास कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखना। हम यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम बना के देखो दिखा रहे हैं। देखो ये हमने एक ऊपर देखो हमने बैटरी ली, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड द बैटरी। और ये एक हमने इलेक्ट्रोड ले ली है। ऐसे ही दूसरे एंड के ऊपर हमने ये अटैच कर दी अनदर इलेक्ट्रोड। इस एंड को हम क्या कहेंगे? दैट इज एनोड। लेफ्ट हैंड साइड वाले कन्वेंशन है, ये हिदायत है। लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या होगा बोलो? आपका एनोड ही होगा। और ये क्योंकि बैटरी का
पार्ट हमने लिया तो ये पॉजिटिव एंड, दूसरा पार्ट आपका क्या होगा, ये नेगेटिव। इस यहाँ पे क्या कहेंगे बोलो, आप इसे कहेंगे कैथोड। एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन चलनी होती है हमेशा, ए का पहला लेटर वोवल है, ऑक्सीडेशन का पहला लेटर ओ वोवल है, वोवल वोवल साथ साथ रहेंगे। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब बोलो क्या होगा यहाँ पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी जगह कैथोड के ऊपर बोलो कौन सी रिएक्शन चलेगी, दैट इज द रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे चलेगी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या चलेगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब ये रिएक्शन चली यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसके बाद गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो हमने लिख दिया ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें है क्या, देखो आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये जब हम इसमें डाल देंगे तो देखो ये रहा, देखो CH3COO नेगेटिव और ये है Na पॉजिटिव। क्योंकि ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, तो लॉस कौन करेगा बोलो, यहाँ पे CH3CO नेगेटिव ये जाएगा एनोड की तरफ, देखो इधर Na पॉजिटिव जाएगा देखो कैथोड की तरफ, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो CH3COO जो नेगेटिव है, देखो अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें, देखो अच्छे से CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन खुद का है, किसी और का देखो नेगेटिव चार्ज। फर्दर जो दो लोन पेयर है वो तो है ही। अब ये लॉस करेगा, लॉस का मतलब क्या होता है, देखो जब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए देखो इस टाइप से, तो ये बन गया देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और O के पास अकेला इलेक्ट्रॉन रह गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, देखो लॉस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH3 और C के बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे होमोलाइटिक फिशन हुआ, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये कार्बन का इधर आ गया, तो ये CO2 निकल गई। बोलो क्यों निकल गई यहाँ से, देखो इस टाइप से CO2 लॉस हो गई देखो ऐसे, और CH3 फ्री रेडिकल बन गया देखो ऐसे, CH3 फ्री रेडिकल। जो CH3 फ्री रेडिकल बना ऐसे CH3 देखो एक और बनेगा ऐसे CH3 फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और बोलो क्या बन जाएगा, इथेन। बोलो क्या बन गया यहाँ पे, इथेन। तो वही हम बता रहे हैं कि बोलो कितने आपके, हमने ये कहा CH3 फ्री रेडिकल बना, एक और CH3 आया, एक और कहां से आएगा, 2 मोल यूज होंगे। वही देखो अब हम डायरेक्ट आपको दिखाते हैं, देखो मैंने दूसरा लिखा CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, इनके बीच में इलेक्ट्रोलाइसिस हुई, ये इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड था जो पूरा मैंने बताया। इलेक्ट्रोलाइसिस मींस करंट पास किया, किसके अंदर से पास किया, जो आपके पास सोडियम एसीटेट का जो आपके पास सॉल्यूशन था, इसका जो मोल्टन फॉर्म भी आप ले सकते हैं, मोल्टन फॉर्म लेंगे मींस लिक्विड फॉर्म, आपने करंट पास किया, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। करंट पास करने से लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन हुआ, मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस चली। जो स्पीसी थी पॉजिटिव नेगेटिव एंड वो एज सच नहीं रही, उनका डिकम्पोजिशन हो गया, तो प्रोसेस कहलाती है इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्ब्स साइंटिस्ट था, सो कॉल्ड एज द कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। तो प्रोसेस को क्या कहेंगे आप, दैट इज द कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। ओवरऑल देखें, देखो इन्हें ब्रीफ छोटे में लिखें तो हमेशा ही क्या करते हैं, सोडियम एसीटेट का 1 मोल, देखो ये सोडियम एसीटेट का 2 मोल, इन कार्बन और CH3 के बीच में कार्बोनिल ग्रुप और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है इसको देखो आप ऐसे होमोलाइटिक ब्रेक करके दिखा देते हैं, और आपने क्या किया, CH3 को आपस में ऐड कर दो, इथेन आपका बन गया। इन्हें शॉर्ट आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए मैकेनिज्म आपको ये पूरा बता दिया गया कि रिएक्शन कैथोड पे कौन सी चलेगी, एनोड पे कौन सी। जो मैंने अभी लिया ये CH3CO नेगेटिव रिएक्शन, बोलो कहाँ चली, एनोड पे। That is the reaction which takes place at the anode। बताओ ये इथेन कहाँ प्रोड्यूस हुई, एग्जाम में आपसे पूछ ले, कैथोड या एनोड पे। अभी मैंने बताया था ना कि एनोड की ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये जो CH3COO नेगेटिव मींस इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा वही तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो CH3CO नेगेटिव ने ही तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया, लॉस कहाँ होगा, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी। तो CH3CO नेगेटिव एनोड की तरफ जाता है, एनोड के ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जैसे पहली स्टेप में आपको बताया। उसके बाद CH3COO के ऊपर अकेला इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, आपके CO2 गैस निकल गई, होमोलाइटिक फिशन फर्दर चला, CH3 फ्री रेडिकल बना, एक CH3 फ्री रेडिकल दूसरे CH3 फ्री रेडिकल के साथ देखो कंबाइन हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया, एक फ्री रेडिकल, ये दूसरा फ्री रेडिकल, देखो ये नया बॉन्ड देखो मैंने बताया था ऐसे बन गया, और इस टाइप से इथेन आपकी बन जाती है। तो ये था मैकेनिज्म कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन का। और जो Na बना वो कैथोड की तरफ जाके क्या करेगा, बोलो Na पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन, और बोलो क्या बन जाएगा वहां पे Na, देखो इस स्टेप से। तो आपसे ऐसे एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, नेम द प्रोडक्ट विच आर प्रोड्यूस्ड विच आर फॉर्म्ड एट द एनोड एंड द कैथोड। तो जब हम सोडियम एसीटेट लेते हैं, ये सोडियम एसीटेट है, सोडियम इथेनोएट है, जब इसमें हम करंट पास कर दें तो बोलो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा एनोड के ऊपर, तो आप कहेंगे इथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द एनोड।
और मोल्टन फॉर्म ली है, ये हमने ध्यान रखना। अगर हम वाटर डालते, पानी डालते तो Na नहीं बनता यहाँ पे, क्योंकि पानी डालते तो उसमें H पॉजिटिव आयन होते, फिर कंपटीशन चलता, H पॉजिटिव गेन करे या सोडियम गेन करे, तो H पॉजिटिव का साइज छोटा है तो वो गेन करता, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाती। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखना, इसमें आप पजल बिल्कुल मत हो जाना कि हमें यहाँ पे मोल्टन सोडियम एसीटेट लिया है। अगर हम एक्वस लेते, पानी डाल देते, रिएक्शन फिर भी चलती, इथेन गैस फिर भी बनती है एनोड के ऊपर, लेकिन कैथोड के ऊपर आपका Na प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि वहां पे Na पॉजिटिव की बजाय कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता, H पॉजिटिव, क्योंकि कंपटीशन चलता Na पॉजिटिव H पॉजिटिव में, तो कौन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की पावर ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर किसकी ज्यादा है, H पॉजिटिव की। तो इसलिए अगर आप चाहें ये एनामली पैदा ही ना हो, तो आप मोल्टन सोडियम एसीटेट ही ले लेते हैं, आप एक्वस सोडियम एसीटेट नहीं लेते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखते हैं। तो इसके बाद ये हमारा मेथड कंप्लीट हुआ। अब हम डायरेक्ट देखो रिएक्शन आपको लिख के दिखा देते हैं। इसके बाद ये जो हमने मैकेनिज्म दिखाया, इसको देखो हम यहां से क्लियर कर देते हैं। देखो ये मैकेनिज्म हमने यहां से हटा दिया बीच में से। अब देखो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं अपनी रिएक्शन। देखो कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, तो कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक जब हमारी ये रिएक्शन चली, तो इसके दौरान आपने क्या देखा, CO2 गैस आपकी लॉस होनी होती है और इथेन आपके पास बन गया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फर्दर। अगर हमारे पास बिल्कुल बॉटम में देखें, हमने रिएक्टेंट क्या लिखा, इथेन नाइट्राइल। देखो ये लिखा हमने इथेन नाइट्राइल। अगर आपके पास इथेन नाइट्राइल हो तो हम क्या करें, अब इसको कैसे कन्वर्ट करें इथेन के अंदर। तो इसको कन्वर्ट करना हो तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें। देखो हमने हाइड्रोलिसिस कर दी। हाइड्रोलिसिस करें तो कैसे करें, कार्बन नाइट्रोजन के बीच देखो 3 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। जब हम इसके हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो नाइट्रोजन के ऊपर आप जानते हैं स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन के ऊपर क्या होगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो H की तरफ क्या आएंगे, 3 बॉन्ड टूटेंगे तो नाइट्रोजन की तरफ आएंगे 3H पॉजिटिव। देखो H पॉजिटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव। और कार्बन की तरफ क्या आ जाएंगे, OH नेगेटिव। देखो 3 मोल्स OH नेगेटिव। देखो इस टाइप से एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH आ जाए तो क्या होता है, अनस्टेबल। देखो वाटर लॉस हो जाएगा यहाँ से, देखो इस स्टेप से वाटर लॉस, और इधर से अमोनिया लॉस। देखो अमोनिया लॉस हो गया, तो क्या बच गया कार्बन के ऊपर, COOH, तो बन गया ना कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इथेन नाइट्राइल की जब हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, जैसे अभी आपको सिखाया गया, तो क्या निकला, एक तो अमोनिया एज ए साइड प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा वाटर एज ए साइड प्रोडक्ट निकलेगा, और C के ऊपर लग गया, बोलो क्या, COOH ग्रुप आपका बन गया। देखो इस टाइप से हमने बताया ना, देखो कार्बन के ऊपर 3 OH लग गए। अब क्या लॉस हुआ बोलो इसके अंदर से, एक तो अमोनिया लॉस हो चुका था, दूसरा देखो वाटर लॉस हो गया। कार्बन के ऊपर से बोलो क्या लॉस हो जाएगा, यहाँ से देखो इस टाइप से वाटर लॉस, तो क्या बच गया, COH कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड बन गया। अब इथेनोइक एसिड को फर्दर कैसे कन्वर्ट करते हैं, वही आपका सबसे पहले इसमें आप NaOH डालेंगे, सोल्ट बन जाएगा, सोडियम इथेनोइड, फिर आप कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन करेंगे, आपको इथेन मिल जाएगा। तो इस टाइप से आप इथेन नाइट्राइल को भी किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इथेन के अंदर। तो कैसे किया, इथेन नाइट्राइल को आपने सबसे पहले क्या की, बोलो हाइड्रोलिसिस। अब हम इसको क्लियर कर देते हैं। तो इस टाइप से आपने इथेन नाइट्राइल को भी इथेन में कन्वर्ट कर दिया। अब जो इथेन नाइट्राइल है, जो अभी अभी हमने देखो प्रिपेयर किया, ये कहां से और आ सकता है। आपने ऊपर देखा था आपके पास एल्काइल हैलाइड था, देखो ये एल्काइल हैलाइड, देखो क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन को आप क्या इथेन नाइट्राइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो KCN डाल दिया आपने, K पॉजिटिव और CN बोलो क्या, नेगेटिव। सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि कार्बन के ऊपर देखो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज। Cn नेगेटिव ने देखो अटैक किया कार्बन के ऊपर, Cl निकल गया यहाँ से Cl नेगेटिव की फॉर्म में। तो इस टाइप से Cl हट गया और क्या लग गया, बोलो Cn नेगेटिव। तो इस टाइप से आपके इथेन नाइट्राइल बन जाएंगे, साइनाइड बन जाएंगे, और फर्दर आगे की रिएक्शन हम आपको बता ही चुके हैं। तो ये आपने देखे डिफरेंट मेथड्स। अगर अब हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता, तो आप टॉप के ऊपर देखें, देखो ये मैंने लिखा ऊपर की तरफ यहाँ पे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX जिसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्योंकि हमें इथेन बनाना है, तो R की वैल्यू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमने क्या पुट कर दी, देखो CH3CH2 ले लिया हमने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अब हम क्या करें, बोलो क्या डालें इसके अंदर, सिंपल वाटर डाल दें आप। तो वाटर डालेंगे तो देखो वाटर में क्या है, देखो ये रहा HOH, HOH आप ले लेंगे यहाँ पे, या आप एल्कोहल डाल दें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाटर ना लें तो आप क्या ले सकते हैं, बोले एल्कोहल अगर आप ले लें ऐसे। कहने का मतलब वाटर हो चाहे एल्कोहल हो, यहां से हमें लेना क्या, H पॉजिटिव पार्ट। बोलो कौन सा पार्ट लेना है, H पॉजिटिव। क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो ये CH3CH2 है, दैट इज द नेगेटिव
CH3CH2 के ऊपर बोलो क्या आएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव, और क्योंकि Mg है, Mg के ऊपर क्या आएगा, स्लाइड पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है, देखो यहाँ से जब ब्रेक डाउन हुआ CH3CH2, नेगेटिव नेगेटिव के पास आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन, पॉजिटिव लेने के लिए आप क्या डाल सकते हैं, आप एल्कोहल डाल दो, देखो मैंने अभी बताया ROH नेगेटिव में H पॉजिटिव आ गया, वाटर आप डाल दें या वाटर ना डालें, आप मान लीजिए हम ये कहते हैं कि इसके अंदर एसिटिक एसिड डाल दें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एसिटिक एसिड देखो, या RCOH डाल देते हैं, देखो RCOOH, देखो ऐसे, तो क्या होगा, तो भी वही, हमें तो H पॉजिटिव चाहिए, फिर भी इथेन बन जाएगा। या हम ये कहते हैं हम कोई एल्काइन डाल दें, एक ऐसी एल्काइन डाल दें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो एल्काइन कैसी हो, टर्मिनल एल्काइन हो, जिसके अंदर एसिडिक H हो, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C, और इधर हमने H लिया, इधर H लिया, ये टर्मिनल एल्काइन है क्योंकि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, 50% S करेक्टर है इसके अंदर, मोर एसिडिक है ये, तो ये इजीली देखो इलेक्ट्रॉन को ले लेती है और यहाँ से H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो जाएंगे, फिर H मिल गए, फिर से एल्केन मिल जाएगा। कहने का मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है इसके अंदर हम कोई ऐसा कंपाउंड डालेंगे जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन हो, जिसके अंदर बोलो क्या हो, एसिडिक हाइड्रोजन हो। जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर कोई ऐसा कंपाउंड डाल दें, वाटर, एल्कोहल, अमोनिया भी डाल दें, एमीन्स डाल दें, आप अमोनिया डाल दें, एल्कोहल डाल दें, आपकी टर्मिनल एल्काइन डाल दें, तो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो H ये ले लेगा और हमें मिल जाएगा एल्केन। क्या मिल जाएगा हमें, एल्केन। तो इस टाइप से आपने ये देखा, दीज आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एल्केन। फर्दर हम एल्केन्स को और भी जो मेथड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्रैकिंग, क्रैकिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके दौरान हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को आप लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं by strong heating. So the process of conversion of higher hydrocarbons of petroleum into the lower hydrocarbons by strong heating is called as the cracking. For example, अगर हम N-octane ले लें, जैसे हमने N-octane ले लिया, जब इसके अंदर N-octane क्या है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर आपके देखो CH3 8 कार्बन एटम है, दे आर प्रेजेंट इन द स्टेट चेन, देखो ऐसे CH3 CH2 CH2, अभी तक तो देखो मैंने 4 ही आए, ये 5th CH2, ये 6th, ये 7th और ये 8th, इसे कहते हैं एन-ऑक्टेन। अब इसमें ब्रेकेज कहां से होगा जब हीट करेंगे, ब्रेकेज होने के चांसेस काफी हैं। ये एक ही मोल नहीं है, हम आपको फिर से याद दिला दें, कई बार ये एनामली बच्चों के मन में आ जाती है कि अगर मान लीजिए हमने यहां से क्लीवेज कर दिया फॉर एग्जांपल ऐसे, तो बच्चे ये याद कर लेते हैं कि यहां से अगर क्लीवेज हो गई तो 6 कार्बन इकट्ठे रह गए, यहां से हेक्सेन बन गया, जैसे 6H14, और इधर से बन गया इथेन मान लीजिए, या इथीन बन गया, या इथाइन बन गया, और तो चीज फिर और चीजें कैसे बनी, मींस ये तो 1 मोल लिया है, दैट इज 1 मोल, ये एक अकेला मोलिक्यूल है, 1 मोल भी ना कहें, 1 मोल में तो 6.02 3 into 10⁻23 मोलिक्यूल्स होते हैं, मान लीजिए ये एक अकेला मोलिक्यूल था, ऐसे इस कंटेनर में एक मोलिक्यूल थोड़ी ना है, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों मोलिक्यूल होंगे, या कितना सब्सटेंस आपने लिया, 1 मोल अगर आपने एनोक्टेन ले रखा है तो 1 मोल एनोक्टेन में भी कितने मोलिक्यूल होंगे, 6.023 into 10⁻23 मोलिक्यूल्स होंगे। एक मोलिक्यूल में ब्रेकेज यहां से हुआ, किसी दूसरे में यहां से हो गया, किसी तीसरे में यहां से हो गया, तो डिपेंड करता है, अलग अलग साइट ऑफ एक्शन होंगे, अलग अलग साइट ऑफ क्लीवेज होंगी, तो जिसकी वजह से देयर इज द पॉसिबिलिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज डिफरेंट कंपाउंड्स। वो आपका अकेला कार्बन भी हो सकता है, मीथेन भी, आपकी इथीन भी, इथाइन भी, एंड सो ऑन, ब्यूटेन भी, एंड सो ऑन, डिफरेंट आपके फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बन सकते हैं। इसलिए तो शब्द यूज किया गया क्रैकिंग, क्रैक होगा, बॉन्ड टूटेंगे डिफरेंट डिफरेंट साइट्स के ऊपर से, तो डिफरेंट डिफरेंट आपके प्रोडक्ट भी बनेंगे। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखना, आप ये मान के बिल्कुल भी ना चलें कि मोलिक्यूल एक है, मोलिक्यूल काफी है। जब भी हम रिएक्शन को लिखते हैं बैलेंस फॉर्म में भी आप ध्यान रखें, हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो 1 का मतलब होता है 1 मोल, C8H18 के पहले अगर हम 1 लिखे तो आप भूल के भी कभी भी उसको 1 मोलिक्यूल ना बोले, क्योंकि रिएक्शन को जब भी हम रीड आउट करते हैं तो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ मोल्स ही करते हैं, प्रोडक्ट भी मोल्स की फॉर्म में ही बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, देखो यहाँ पे आपने देखा कि जो मीथेन है और उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। द मीथेन कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय ड्रॉपिंग द वाटर ओवर द एल्यूमिनियम कार्बाइड। एल्यूमिनियम कार्बाइड क्या होता है, Al4C3, Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड लिया, इसमें वाटर डाला और बोलो क्या बन गया आपके पास, मीथेन गैस बन जाती है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे आप आगे पढ़े भी गए, अगर हम कैल्शियम कार्बाइड ले लें देखो इस स्टेप से, और इसमें हम वाटर डाल दें देखो ऐसे H2O, तो बोलो क्या बनेगा, देखो ये बन जाती C2 और इधर से H2, आपकी एसिटिलीन गैस बन जाती है C2H2, प्लस में CaO दिख रहा है, लेकिन CaO में अगर हम फर्दर वाटर डाल दें, क्योंकि वाटर तो है ही एक्सेस में,
तो बोलो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस इस टाइप से आप ध्यान रख लेते हैं। तो मीन्स कैल्शियम कार्बाइड में वाटर डालते हैं तो एसिटिलीन गैस बनती है C2H2, और जब एल्यूमिनियम कार्बाइड में अगर वाटर डालते हैं तो मीथेन गैस बनती है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये थे डिफरेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एल्केन। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एल्केन। इनमें काफी सारे इंटर कन्वर्जन आ सकते हैं, छोटे छोटे मैकेनिज्म पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे और क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस कन्वर्जन के दौरान कौन सी रिएक्शन चली, किस स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन चली, कहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चली, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चली है। तो हर स्टेप्स के दौरान आप उस चीज को बिल्कुल अच्छे से देखें। थैंक यू।